हेलो, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन स्पेशल प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है प्रतिबद्ध सीरीज में, हम आज अपना GS1 का टॉपिक कल्चर और उसका एक सब पार्ट स्कल्पचर डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछले 3 लेक्चर्स में हमने आर्किटेक्चर डिस्कस किया था। आर्किटेक्चर में हमने बारीकियां सारी डिस्कस की, सारा आर्किटेक्चर एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक डिस्कस किया। तो हम कल्चर में आगे स्कल्पचर वाले पार्ट में भी सेम यही अप्रोच रखेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और स्कल्पचर यानी मूर्ति कला है आज का हमारा विषय। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जैसे हम अगर सबसे पहले बात करते हैं स्कल्पचर के ओरिजिन की, हमने जब आर्किटेक्चर के ओरिजिन की बात की थी तब भी हमने यही कहा था कि जब हम मानव इतिहास में पीछे जाएंगे तो जब मानव ने विकास करना शुरू किया तो उसी क्रम में जब सिंधु घाटी सभ्यता का समय आया तो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर दोनों का ही विकास देखा गया। स्कल्पचर की बात करें तो मूर्तियां हमें जो सबसे पुरानी मिलती हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलती हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका आईवीसी से पहले का जो फेज था, प्री हिस्ट्री का जो पूरा पीरियड था, प्री हिस्टोरिक फेज था, उसके हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, ज्यादा आर्किटेक्चरल या स्कल्पचर एविडेंसेस हमारे पास मौजूद नहीं है। तो आईवीसी ही है वो पीरियड जिसके हमारे पास वास्तुकला और उसके अलावा जो है मूर्ति कला के जो है हमारे पास सबूत मौजूद हैं। तो वो हमारा कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ऑब्वियसली इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैंने आपको पीरियड बताया था लास्ट लेक्चर में, 3300 बीसी से 1300 बीसी के बीच का पीरियड माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड। ठीक है। और ये जो स्कल्पचर है इंडिया में, अगर हम स्कल्पचर की बात करें तो इट कैन बी ट्रेस्ड एज द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया। तो मूर्ति कला सबसे पुरानी आर्ट फॉर्म है भारत की। शुरुआती स्कल्पचर्स की जब हम बात करते हैं, अर्ली स्कल्पचर्स जो हमें मिले हैं, तो एक डांसिंग गर्ल स्टैचू मिले है मोहनजोदारो से, एक प्रीस्ट किंग स्टैचू है इंडस वैली का। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टैचूज विच वी हैव फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड। ठीक है। उसके अलावा तो इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है मूर्तियों की कि ये हमें उस समय के समाज का सोशल और कल्चरल फैब्रिक के बारे में बताता है। तो इसीलिए दे गिव एन इंसाइट इनटू एंशिएंट सोसाइटी एंड कल्चर, तो उसमें मदद करता है ये। ठीक है। तो ये हम इसमें देख लेते हैं। इसके बाद आगे रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। देखिए, मूर्ति कला आगे हम देखेंगे कि अलग अलग धर्म जो बाद में भारत में जो है वो चलन में रहे, जैसे हिंदू धर्म या वैदिक रिलीजन, उसके अलावा बुद्ध धर्म और जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये तीनों धर्म, इनसे जुड़ी हुई मूर्तियां हमने देखी। और सेंट्रल थीम में क्या था? अलग अलग डाइटीज थी जो सेंट्रल थीम में दिखाई पड़ी। उसके अलावा माइथोलॉजिकल फिगर्स भी देखने को मिले और सेक्रेट सिंबल्स भी। ठीक है। तो ये हमने देखा सेंट्रल थीम में। इन मेनली जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो या तो देवी देवताओं की या माइथोलॉजिकल फिगर्स की या सेक्रेट सिंबल्स की बनाई जाती थी। और इसी ने इंडियन स्कल्पचर थीम्स को डोमिनेट किया है बहुत लंबे समय तक। आप ये कह लीजिए कि आईवीसी के बाद जो है वो यही थीम जो है मेजरली डोमिनेट करती रही। ठीक है जी। आगे अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर में देखें, बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ भारत में, खास तौर पे जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उत्तर भारत में नगर शैली, दक्षिण भारत में द्रविडियन शैली और मध्य भारत या डेक्कन रीजन में विसार शैली के मंदिर जो है वो हमने देखे। अब आप इसी में देखें कि टेम्पल्स अक्रॉस इंडिया अगर हम देखें तो उन पर मूर्तियां भी बनी हुई आपको दिखेंगी। तो ऐसी नोटेबल साइट्स हैं जो अपने स्कल्पचर वर्क के लिए जानी जाती हैं, जैसे खजुराहो के मंदिर हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, एलोरा की जो केव्स हैं वो सब आप देखेंगे तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि मूर्तियां भी दिखती हैं साफ दीवारों के ऊपर बनी हुई। यानी कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर दे गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर। ठीक है। और हमने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ के आगे पूरे पीरियड में मूर्तियां यानी स्कल्पचर और आर्किटेक्चर को आप आसानी से अलग नहीं कर सकते। उसके बाद इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स देखने को मिली
मतलब पत्थर को काट करके अलग अलग शेप्स बनाई गई थी। जैसे मंदिर बनाए गए थे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स, वैसे ही ये मूर्तियां भी जो है वो पत्थर को काट के बनाई गई। डिपिक्शन, अब ज्यादातर मंदिरों में देवी देवता और रिलीजियस टेक्स्ट्स में खास तौर पे पुराणों की कथाएं और उसके अलावा बुद्धिस्ट जो है जातक कथाएं और अथा कथाएं, वो सब जो है वो वहां पर हमें देखने को मिली टेम्पल आर्किटेक्चर में स्कल्पचर्स की फॉर्म में। यानी मूर्तियां हमें हर जगह देखने को मिली विद डिफरेंट थीम्स एंड डिफरेंट डिपिक्शंस। उसके अलावा अब डाइवर्स थीम्स देखें हम, सिर्फ रिलीजन ही नहीं, स्कल्पचर्स गो बियॉन्ड रिलीजन। और उस समय पर उन्होंने एनिमल्स को भी डिपिक्ट किया अलग अलग पीरियड में, बर्ड्स वर आल्सो डिपिक्टेड और ह्यूमन फिगर्स वर आल्सो डिपिक्टेड। तो मतलब सिर्फ गॉडली रिप्रेजेंटेशन के लिए या फिर जो है रिलीजियस पर्पस से ही सिर्फ मूर्तियां नहीं बनाई गई, दे गो बियॉन्ड दैट आल्सो। उसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर एंड सोशल लाइफ इन एंशिएंट इंडिया, हाँ बिल्कुल सही है कि हम ये देखते कि सामाजिक ताना बाना और जो भी सांस्कृतिक बदलाव आए वो सब हमें इन मूर्तियों के जरिए पता लगते हैं आगे आने वाले समय में। और उस समय के डे टू डे एक्टिविटीज और सब्जेक्ट्स भी हमें वहीं से पता लगते हैं। तो ये सभी थीम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं इन्हीं मूर्तियों में जो हमने देखी आगे। ठीक है, अब मॉडर्न इनोवेशंस अगर हम देखें तो आज जो मूर्ति कला है उसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशंस ने जो है वो शक्ल ले ली है। अलग अलग मटेरियल यूज किया जाने लगा है कंस्ट्रक्शन के लिए, और इवन जो है वो 3D डिजाइंस एंड डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड। तो ये सब जो है हम देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स और मल्टीमीडिया से के जरिए एक्सपेरिमेंटेशन हुआ। उसके अलावा ट्रेडिशनल रिलीजियस थीम्स भी देखने को मिली और मॉडर्न कॉन्सेप्ट जैसे 3D, ये सब भी जो है ये हमारे जो स्कल्पचर आर्ट में जो है वो आते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है। जैसा मैंने कहा कि स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर आफ्टर इंडस वैली दे गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट बोथ ऑफ देम। तो सिंपल देखिए, स्कल्पचर 3D फॉर्म में जो भी आर्ट फॉर्म हम देखते हैं, ऑफन रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स, फिगर एंड एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, इज स्कल्पचर। ठीक है, तो स्कल्पचर क्या है? 3D फॉर्म में जो भी हम शेप्स देखते हैं डिफरेंट, जो अलग अलग चीजें दिखती हैं हमें, तो वो सब मूर्ति कला कहलाती है। मटेरियल जो यूज किया जाता है इसमें, तो मेनली वो स्टोन है, मेटल है, क्ले, वुड एटसेट्रा जो है वो स्कल्पचर में मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, मकसद, फंक्शन क्या होता है या स्कल्पचर को बनाने के पीछे? प्राइमरली एस्थेटिक, सुंदरता और अच्छा लगे देखने में, उसके लिए ही बनाया जाता है, डेकोरेटिव पर्पस से, और सिंबॉलिक रूप से भी मूर्तियां बनाई जाती हैं। उसके अलावा डिजाइन, इसमें फोकस रखा जाता है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस और फॉर्म पर। तो ये है स्कल्पचर। और अगर आर्किटेक्चर हम देखें तो आर्किटेक्चर में आप देखेंगे तो आर्किटेक्चर मेनली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, और मटेरियल इसमें स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल, कंक्रीट, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन प्राइमरली जो है वो प्रैक्टिकल पर्पस हुआ करते थे, इधर ड्वेलिंग हो सकती है, रहने का हो सकता है, या फिर जो है हमने आर्किटेक्चर में पीछे देखा कि हो सकता है रूलर अपनी माइट को शो करने के लिए बड़े बड़े आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स बनवाए, या फिर रिलीजियस पर्पस हो सकते हैं। डिफरेंट पर्पसेस जो है ये आर्किटेक्चर जो है वो बनाया जाता है। जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर है तो उसमें रिलीजियस पर्पस है। ठीक है, उसके अलावा सोशल पर्पस से भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, जैसे हमने देखा मोहनजोदारो का कॉमन बाथ। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे हम अलग अलग पर्पस से ये आर्किटेक्चर हमने देखा। और इंजीनियरिंग और एस्थेटिक्स का बैलेंस हम देखते हैं उसमें आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो ये है दोनों के बीच में प्राइम डिफरेंसेस। अब हम स्कल्पचर, जैसे मैंने बताया आपको कि ऑफन जो मटेरियल यूज किया जाता है, मल्टीपल मटेरियल्स मॉडर्न डे स्कल्पचर्स में यूज किए जाते हैं, स्टोन, वुड और मेटल जैसे। ठीक है, इवन इसके अलावा टेराकोटा या फिर मिट्टी भी इस्तेमाल में ली जाती है। ठीक है, उसके अलावा ऐसा कुछ मटेरियल जिसके अंदर हम मिट्टी के अंदर जो है वो वैक्स या फिर अलग अलग चीजें ऐड करके भी जो है वो बनाते हैं। तो इससे स्कल्पचर्स जो है वो बड़े, उनको डाइवर्सिटी मिलती है, अलग अलग प्रकार के स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है,
अब सबसे पहले भारत में इतिहास पे जाएंगे तो इंडस वैली स्कल्पचर्स ही हमें सामने दिखेंगे, सबसे पुराने। अब इंडस वैली के स्कल्पचर्स जाने जाते हैं अपने रियलिज्म के लिए, ठीक है, तो रियलिज्म के पोर्ट्रेयल के लिए बिल्कुल, और प्रिसीजन जो उनके अंदर है, बड़ी बारीक तरीके से उनको बनाया गया है, और वैरायटी ऑफ मटेरियल्स और टेक्निक्स उसमें यूज किए गए हैं, ठीक है। रियलिज्म की बात करें तो जो बड़ी डिटेल डिपिक्शन है ह्यूमन और एनिमल फॉर्म की, तो वो उसको दिखाता है कि बड़ा रियलिज्म उन्होंने जो है वो पोर्ट्रे किया है। उसके अलावा मटेरियल्स की बात करें हम तो दे हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। अब देखो जैसा मैंने कहा था ना, टेराकोटा मटेरियल यूज किया मूर्तियां बनाने के लिए, स्टेटाइट यूज किया गया, ब्रॉन्ज यूज किया गया, फाइंस, फाइंस वो ऐसा ही, देखो मिट्टी के अंदर क्या मिलाया, फाइंस एक अलग प्रकार का मटेरियल है, वो मिट्टी के अंदर क्या है, कुछ गम जो है वो उसमें ऐड करते थे, और वो ऐसा जो है वो मटेरियल बन जाता था जिसको कोई भी शेप दी जा सकती थी, और लेटर ऑन इट वो जो है इट गॉट सॉलिडिफाइड, तो उससे फिर जो है वो स्कल्पचर्स बन जाते थे। तो फाइंस इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक यूनिक जो है वो मटेरियल था जो वो यूज करते थे, किसके लिए, मूर्ति कला के लिए। अगेट, शर्ट और कॉपर, ये भी ये मटेरियल ऐसे हैं जो रेयरली यूज किए गए, बट इनके भी बने हुए हमारे को जो है वो स्कल्पचर्स मिले हैं। तो मेनली टेराकोटा, स्टेटाइट, ब्रॉन्ज और फाइंस यूज किया गया है। टेक्निक्स में एक बड़ी खास टेक्निक है जो इंडस वैली में भी यूज की गई, आगे चल के चोला स्कल्पचर्स में भी यूज की गई, जिसे कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक फॉर ब्रॉन्ज कास्टिंग। मतलब कांसे के जो है वो मूर्तियां बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करते थे। मतलब इसके अंदर ये जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है जिसमें जो वैक्स है उससे शेप क्रिएट की जाती है, उसके आसपास ब्रॉन्ज की कोटिंग की जाती है, और बाद में पिघला करके बीच से वैक्स निकाल लिया जाता है, और एक फिक्स जो है वो शेप जो है वो ले लेता है वो स्ट्रक्चर, तो उसे बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जो ब्रॉन्ज कास्टिंग में इस्तेमाल की जाती है। तो ये एक प्रमुख हाईलाइट है इंडस वैली के स्कल्पचर्स की, खासतौर पे जो ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स हैं। इंडस वैली को वैसे भी ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, तो ब्रॉन्ज के काफी सारे स्कल्पचर्स हम वहां से देख सकते हैं। थीम्स अगर हम देखें तो थीम्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो थीम्स ह्यूमन फिगर्स दिखाई गई उसमें, और एनिमल्स और माइथोलॉजिकल या माइथिकल क्रिएचर्स जो हैं वो वहां पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। माइथिकल क्रिएचर जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो एक हॉर्स है जिसका सिर्फ अपर जो है सिर्फ पोर्शन दिख रहा है, और एक जगह पर ऐसे हॉर्स को डिपिक्ट किया गया जैसे उसके हेलो जो है उसके पीछे क्रिएट किया गया है, तो वो माइथिकल क्रिएचर्स दिखाने की कोशिश है। शायद हॉर्स वाज अननोन फॉर देम, तो इसीलिए वो जो है उनके लिए बहुत रेयर है वो, और उसको वो इस तरीके से एक माइथिकल क्रिएचर की तरह जो है वो डिपिक्ट करते थे। उसके अलावा एलिगेंस एक खास चीज है जो इंडस वैली के स्कल्पचर्स में दिखती है, और उसमें प्रिसीजन है, क्राफ्ट्समैन ने उसमें प्रिसीजन से बहुत बारीकी से चीजें बनाई हैं। सिमेट्री वाज एन एडिशनल फीचर टू, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देख पाते हैं उस समय के मूर्तिकला में, ठीक है। तो एलिगेंस है, सिमेट्री है, इंट्रिकेट कार्विंग्स दिखेंगी आपको, बारीकी से जो है वो कट्स बनाए गए हैं और डिजाइनिंग की गई है मूर्तियों के अंदर, तो ये भी एक एडिशनल फीचर है, ठीक है। उसके अलावा फाइन डिटेलिंग स्कल्पचर में, इंडस वैली के स्कल्पचर्स में ये सब चीजें जो है वो दिखाई पड़ती हैं। अब एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। एग्जाम्पल्स में है सबसे पहले डांसिंग गर्ल ऑफ इंडस वैली, डांसिंग गर्ल स्टैचू है। देखो ये मोस्ट ब्यूटीफुल स्कल्पचर है जो एंशिएंट आर्ट को दर्शाता है। उसके अलावा इसके अंदर मेटल से इसको क्रिएट किया गया है, शो का, और ये एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप को दिखाता है, ठीक है। लैंकी, थिन और रिदमिक फिगर यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, और ग्रेस और मूवमेंट को भी दर्शाती है। तो ये डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टैचू जो है ये अपने आप में एक नायाब नमूना है जो डिफरेंट एस्पेक्ट जो है वो शो करती है। अब इस ब्रॉन्ज स्टैचू में क्या क्या चीजें देखो, एक तो क्लोथिंग मिनिमल है, क्लोथिंग तो दिख ही नहीं रही है, ना के बराबर है, ठीक है। और हेयर स्टाइल बड़ा एलैबोरेटेड हेयर स्टाइल इसमें हम देख पा रहे हैं, देखो हेयर स्टाइल दिख रहा है इस डांसिंग गर्ल का। साथ ही में पोस्चर है उसका, फेमिनाइन पोस्चर शो कर रही है, बहुत प्रिसाइजली इसको कास्ट किया गया है, बड़े अच्छे से इसकी कास्टिंग की गई है, और मोन्यूमेंटलिटी भी ये शो कर रही है।
ठीक है। तो मिनिमल क्लोथिंग सिर्फ बैंगल्स हमें दिख पा रही हैं, या एक जो आप लेफ्ट हैंड के पास देख पा रहे हो तो एक रोब जैसा कुछ है वो पहनी हुई है, ठीक है। उसके अलावा सिंपल हेयर स्टाइल है, बहुत सिंपल एलैबोरेट स्टाइल्स इसमें दिखाए गए हैं जो दूसरी मूर्तियों में, उसके अलावा इसमें जो है बहुत सिंपल हेयर स्टाइल दिखता है। रेस्टिंग पोस्चर में ये जो है खड़े हुए दिखती है ये महिला, जिसका भी ये ब्रॉन्ज स्टैचू बनाया गया है, ठीक है। तो मिनिमल क्लोथिंग, सिंपल हेयर स्टाइल, रेस्टिंग पोस्चर, और साथ ही में प्रिसीजन इन कास्टिंग, ठीक है। तो प्रिसीजन इन कास्टिंग बड़ी बारीकी से ये किया गया है। सिर्फ 4 इंच लंबा है ये स्टैचू, मतलब सिर्फ 4 इंच है इसकी हाइट, लेकिन ये इसकी जो प्रेजेंस है वो लार्जर देन लाइफ दिखती है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर बड़ी बारीकी से चीज़ों को दर्शाया गया है, तो ये दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंट ये स्कल्पचर है जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। उसके अलावा हमें और जो स्कल्पचर्स मिले हैं उसमें क्या क्या है, कालीबंगन और डैमाबाद से मेटल के कुछ स्कल्पचर्स मिले हैं, 2 मेल फिगरीन्स मिली हैं हमें। उसके अलावा हड़प्पन सिटीज से जैसे एक रेड सैंडस्टोन से बना हुआ अपर मेल टोर्जो दिखता है एक, उसके अलावा एक स्टीएटाइट से बनी हुई एक इमेज है एक बियर्डेड मैन की, एक व्यक्ति जिसकी दाढ़ी है, शायद उसे प्रीस्ट किंग या फिर उसे समझा जा रहा है कि वो रूलर है वहां का, जिसकी आईज क्लोज है, जिसने अपर बॉडी पर एक रोब पहना हुआ है जिसमें डिजाइनिंग बनी हुई है और आंखें उसकी बंद है। तो इस तरीके के हम 2 मेल फिगर्स भी जो है वो वहां से हमने पाए हैं। उसके अलावा टेराकोटा स्कल्पचर है मदर गॉडेस का, ठीक है। टॉय कार्ट विद व्हील और विसल्स, बर्ड्स और एनिमल्स टेराकोटा के बने हुए हमें दिखते हैं। उसके अलावा मेटल कास्टिंग के डेली यूज यूटेंसिल्स भी हम देख सकते हैं वहां से, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो पीरियड आया वो है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में, ऑल्दो लेटर वैदिक पीरियड में आइडल वर्शिप शायद शुरू हुआ था, लेकिन उसके हमारे पास कोई बहुत ज्यादा जो है वो एविडेंसेस है नहीं, शायद वो जो है वो बचे नहीं है वो एविडेंसेस, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मॉडर्न पीरियड शुरू होता है वहां से बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स जो हैं वो डोमिनेट करने लगते हैं, और अलग अलग जगह से हम बुद्धिस्ट स्कल्पचर जो हैं हम देख पाते हैं, हमें अलग अलग जगह से मिले हैं, जिसमें हम बरहूत के स्कल्पचर्स देखते हैं, ठीक है, बरहूत के, ठीक है। उसके अलावा सांची के स्कल्पचर्स, और 3 मेजर स्कल्पचर जो वहां से सिर्फ स्कल्पचर्स ही मिले, तो वो तो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर आर्ट दिखते हैं हमें, जैसे अमरावती स्कल्पचर स्कूल ऑफ स्कल्पचर, उसके अलावा मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर और गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर। ये तो प्योर जो ऐसे रीजन्स डेवलप हो गए जहां से हमें एक पर्टिकुलर टाइप की मूर्तियां जो हैं वो बड़ी संख्या में मिली। तो गांधार इन नॉर्थ, उसके अलावा गांधार इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में मथुरा और डेक्कन रीजन में अमरावती, दे बिकम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर आर्ट, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स में, और ऐसा भी है कि मथुरा जैसी जगह की अगर हम बात करें तो वहां पे बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स भी मिले और हिंदू और जैन स्कल्पचर्स भी मिले। तो हम ऑल्दो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स वर डोमिनेटिंग, तो हम इस टॉपिक के अंदर जो है ये बरहूत, सांची, गांधार, मथुरा और अमरावती के जो स्कल्पचर्स हैं उनको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए मेनली मॉडर्न पीरियड में मूर्तियां बननी शुरू हुई थी, लेकिन ऑल्दो मॉडर्न पीरियड के बहुत ज्यादा एविडेंसेस हमारे पास बचे नहीं है, बट जिस पीरियड के हमारे पास क्लियरली जो आप ये कह लीजिए स्कल्पचर मौजूद हैं तो वो हमें मिलते हैं किस पीरियड से, पोस्ट मॉडर्न पीरियड से। लेकिन हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियड से आगे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में सुंगा और कन्वा, और साथ ही में कन्वा और गुप्ता, ये सब डायनेस्टीज रही। ये 4 डायनेस्टीज जो हैं जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में रही, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मूर्ति कला में एक विशेष योगदान दिया। ऐसे ही साउथ और वेस्टर्न इंडिया में सतवाना, इश्वाकू, अबीरा और वाकटका वंश थे, इनका भी जो है वो मूर्ति कला में एक अच्छा खासा योगदान रहा। तो मेनली पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमें प्रोमिनेंटली स्कल्पचर जो है वो दिखने लग गए थे। इस पीरियड में ब्राह्मणिकल सेक्ट्स भी उभरे, ठीक है, सिर्फ बुद्धिज्म ही नहीं, बुद्धिज्म तो ऑल्दो पॉपुलर हुआ ही रिलीजन के तौर पे, 2 ब्राह्मणिकल सेक्ट्स बन के उभरे, वो थे वैष्णविज्म और शैविज्म, ठीक है। और
बहुत सारी जो स्कल्पचरल साइट्स हम देखते हैं, जो इंपॉर्टेंस वाली, जो जहां से बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, तो उसमें विदिशा और बरहूत है मध्य प्रदेश में, बोध गया है बिहार में, जाग्ञपेट है आंध्र प्रदेश में, मथुरा है उत्तर प्रदेश में, और एक और है उदयगिरी खांडागिरी, वो है आपका उड़ीसा में। ठीक है जी। चलो अब बरूद स्कल्पचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले बरूद स्कल्पचर्स 2nd सेंचुरी बीसीई, आप ये कह लीजिए कि तब से मिड ऑफ 2nd सेंचुरी बीसीई से हमें ये बरहूत के स्कल्पचर्स इनकी डेटिंग की जाती है, तो तकरीबन उस पीरियड के ये स्कल्पचर बने हुए हैं। सुंगा आर्ट मेनली बरूद स्कल्पचर्स से डिपिक्ट होती है और बुद्धिस्ट आर्ट फॉर्म को ये दर्शाते हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि अशोक के समय पे मौर्यन पीरियड में, ऑल्दो ये कहते हैं कि ना वैसे तो ये बरहूत की जो मूर्तियां हैं वो हमें मिलनी शुरू होती हैं वो अशोका के पीरियड से, तो अशोका वाज इन मौर्यन पीरियड, बट मोस्ट ऑफ द इमेजेस जो या स्कल्पचर्स जो हमें मिले हैं दे बिलोंग टू पोस्ट मौर्यन पीरियड। इसीलिए सुंगा पीरियड से ज्यादा जो है वो हमें नंबर्स में स्कल्पचर मिलने लगे। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि बरहूत स्तूपा एक जो बना था अशोका के पीरियड में, जिसे एनलार्ज करवाया गया सुंगास के काल में, तो वहां से हमें उसके आसपास से बहुत सारे स्कल्पचर्स जो हैं वो मिले हैं। तो वहां से शुरू हो जाता है ये बरहूत स्कल्पचर्स का दौर। ठीक है। अब लोकेशन नॉर्थ इंडिया में आप कोलकाता और अहमदाबाद के म्यूजियम्स में बहुत ज्यादा ऐसे जो है हमें मूर्तियां मिल जाएंगी जो बरहूत से जो है वो एक्सट्रैक्ट की गई हैं। उसके अलावा यहां पर बुद्धिस्ट नैरेटिव रिलीफ है, मतलब यहां पर बुद्धिस्ट कथाओं को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है मूर्तिकला के जरिए, और सीक्रेट बिल्डिंग्स की डेकोरेशन के लिए भी मूर्तियों का इस्तेमाल किया गया है। अब फीचर्स देख लेते हैं बरहूत स्कल्पचर्स के। ठीक है। बरहूत स्कल्पचर्स में अब आप देखें तो सबसे पहली चीज है टॉल स्कल्पचर्स, बड़ी बड़ी मूर्तियां, यक्ष और यक्षिनी की मूर्तियां मॉडर्न पीरियड से मिली हैं। अब ये क्योंकि मॉडर्न पीरियड में ऑल द बुद्धिज्म बिकेम डोमिनेंट, बट ये यक्ष और यक्षिनी ये वैदिक परंपराओं से आती हुई इमेजेस हैं जो हमें मॉडर्न पीरियड की देखने को मिलती हैं। टॉल स्कल्पचर्स कहां से? बरूद से। उसके अलावा दीवारों पर ऊपर रिलीफ पैनल्स पर भी हमें काफी सारी इमेजरी देखने को मिली है जो 3 डायमेंशंस जैसे इल्यूजन दिखता है कि जैसे वो 3 डायमेंशन में बनाई गई है, मतलब एक्चुअली है तो वो शायद वो पेंटिंग जैसा कुछ, लेकिन बट उनको 3 डायमेंशन देने की कोशिश की गई है और वो एक ऐसा लग रहा है कि जैसे रिलीफ पैनल पे बनी हुई इमेजेस जो हैं वो स्कल्पचर हो। ठीक है। और एक चीज और है कि यहां पर बहुत कम कैरेक्टर्स दिखाए गए। धीरे धीरे ऑल्दो एवोल्यूशन हुआ नैरेटिव पैनल्स में, जहां कम कैरेक्टर्स से बढ़ के ज्यादा कैरेक्टर दिखाए जाने लगे, डिपिक्ट किए जाने लगे। जैसे एक पूरी स्टोरी में बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं वैसे। ठीक है। तो ये एवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे इन नैरेटिव पैनल्स में। तो बरूद के शुरुआती स्कल्पचर्स जो हैं उनके अंदर बहुत कम कैरेक्टर्स दिखाए गए थे। लेटर ऑन मेनी कैरेक्टर्स वर एडेड इन लेटर ऑन इमेजरीज। ठीक है। तो या फिर स्कल्पचर्स में, और दीवार पे ऐसे स्कल्पचर्स बनाए गए जिससे पूरी एक पूरी स्टोरी जो है वो डिपिक्ट करने की कोशिश वहां पे की गई है। स्पेस का यूटिलाइजेशन, और तो स्कल्पचर्स ने क्या किया, अवेलेबल स्पेसेस को यूज किया और वहां पे मूर्तियां बनाई हैं, तो बड़ा एफिशिएंट स्पेस यूटिलाइजेशन भी उन्होंने किया है, और ऊपर से एस्थेटिक ब्यूटी भी उन्होंने जो है उस पर भी काम किया है। उसके अलावा फ्लैट फोल्डेड हैंड्स, यक्ष और यक्षिनी जहां पर भी दिखाए गए हैं तो उनके फ्लैट फोल्डेड हैंड्स इस तरीके से दिखाए गए हैं अगेंस्ट देयर चेस्ट। ठीक है। तो ऐसे करके, तो ये बड़ा कॉमन है यक्ष और यक्षिनी को जब भी दिखाया गया। तो बॉडी स्टिफनेस, एक बॉडीज और आर्म्स में स्टिफनेस दिखाई देती है जो धीरे धीरे इवॉल्व हुई और जो कम होने लगी आगे के स्कल्पचर्स में। ठीक है। कुछ और चीजें, डीपर कार्विंग्स देखने को मिली और वॉल्यूम जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। नेचुरलिस्टिक ह्यूमन और एनिमल फिगर्स दिखने लगे आगे के मूर्तियों में। ठीक है। उसके अलावा इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग भी हमें देखने को मिलने लगी। ठीक है। और साथ ही में जो है नॉटेड हेडगियर, एक मेल इमेज मिला है बरूद से जिसमें जो है डिस्टिंक्टिव नॉटेड हेडगियर जिसने पहना हुआ है। तो ये भी जो है ये सारी चीजें हमें कहां से मिली है? बरहूत के स्कल्पचर्स से। बरहूत के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देखो बरहूत में हमें उतनी इमेजेस नहीं मिली जितनी आगे मिली है सांची से।
सांची एक और इंपॉर्टेंट सेंटर बन के उभरा जहां से बहुत सारी मूर्तियां मिली और अलग अलग फेजेस में मिली है। देखो, अर्ली मॉडर्न पीरियड की स्कल्पचर्स भी हैं, गुप्ता पीरियड के भी हैं और लेटर पीरियड के भी हैं। तो 3rd सेंचुरी बीसी, जब से गुप्ता मॉरियंस का राइज हुआ, से लेके मेडिवल पीरियड में 12th सेंचुरी एडी तक हमें बहुत सारे डिफरेंट पीरियड्स की जो है स्कल्पचर मिला है। कहां से? सांची से। तो सांची बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे सांची के स्कल्पचर्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो सांची के स्कल्पचर्स में है क्या? बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स हैं। एक लाइफ रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से किया है उन्होंने उसके अंदर। उसके अलावा नेचुरलिस्टिक पोस्चर दिखाया गया है, ठीक है। हेड प्रोजेक्शन अपने आप में अलग है, मूवमेंट और डायनामिक्स उसमें देखने को मिलते हैं, एडवांस्ड कार्विंग टेक्निक्स हैं, सिंबलिज्म भी है उसके अंदर और डिटेल्ड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स भी हैं। और साथ ही में जो गेटवेज हैं, तोरन्स, उनका डेकोरेशन भी जो है वो मूर्तियों के जरिए किया गया है। ये सब हम देखेंगे एक एक करके। देखो, सबसे पहले तो गेटवेज की बात करते हैं, डेकोरेटिव तोरन्स। जो स्ट्रक्चर्स, जैसे मैंने कहा था ना, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर दे गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर, सांची में वैसा दिखता है क्या कि जो गेटवेज बनाए गए हैं मंदिरों के, या फिर जो है आप ये कह लीजिए कि बुद्धिस्ट साइट्स के, तो उनके जो गेटवे हैं उनके ऊपर बुद्धा की कथाएं, बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज, जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं, वो ब्यूटीफुली वहां पर डिपिक्ट की गई हैं तोरण के ऊपर। तोरण के ऊपर जो है वो इन मूर्तियों के जरिए जो वो कहानियां जो है वो जीवंत करने की कोशिश की गई है, और डेकोरेशन का काम भी वो करते हैं। तो डेकोरेटिव तोरन्स जो है वो दिखाए गए हैं। लाइफ रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर में आम जीवन शैली भी दिखाई गई है और नेचुरलिस्टिक पोस्चर्स भी दिखाए गए हैं। हाई रिलीफ स्कल्पचर्स, अब आप यहां पे देखें कि ज्यादा ऊंचाई पे बनाए गए हैं स्कल्पचर्स, और ये एंट्री स्पेस को जो पूरा भरने के लिए और डिटेल कॉम्पोजिशन को दिखाने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही में आप ये देखें नेचुरलिस्टिक पोस्चर्स, आप ऐसे दिखेंगे कि धीरे धीरे होने क्या लगा, जहां बरहूत के स्तूपा में बरहूत के जो स्कल्पचर थे उनके अंदर जो है बहुत ऐसा था जैसे कि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखती थी, और ऐसा दिखता था कि भाई बड़े स्टिफ हैंड्स हैं। लेकिन सांची में ऐसा नहीं है। सांची की जो स्कल्पचर्स हैं उनके अंदर फ्लूइडिटी दिखती है, नेचुरल मूवमेंट दिखती है और स्टिफनेस नहीं दिखती, ठीक है। तो ये सब जो है वो किसमें है? वो सांची के स्कल्पचर्स में। हेड प्रोजेक्शन, ये ऐसा है कि पहले के मुकाबले, बरहूत के जो स्कल्पचर्स हैं उनके मुकाबले ज्यादा रियलिज्म पोर्ट्रे करते हुए ये स्कल्पचर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हेड भी जो है वो ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई देने लगा है, तो पहले के मुकाबले जो, तो बरहूत के स्कल्पचर से ये इस मामले में डिफरेंट है। उसके अलावा मूवमेंट और डायनामिज्म, रिजिडिटी जो है वो अलग अलग कॉन्टूरल सेक्शन में कम होती हुई दिखती है, और सेंस ऑफ मूवमेंट दिखाई पड़ता है इन मूर्तियों में। एडवांस्ड कार्विंग टेक्निक्स, जैसे बरहूत के मुकाबले ज्यादा फाइन जो है वो कटिंग ऑफ स्टोन देखने को मिलता है, और ज्यादा बेहतर इसमें डिजाइनिंग देखने को मिलती है। सिंबलिज्म, अब आप ये देखें कि बुद्धा जो है, इससे पहले बुद्धा जो है वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाए जाते थे, लेकिन यहां पर बुद्धा को जो है वो ह्यूमन फॉर्म में, मानुषी बुद्धा जो है वो दिखाए जाने लगे, ठीक है। और डिटेल्ड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, बुद्धा का कुशीनारा जाना, बुद्धा का कपिल वस्तु जाना, साथ ही में उनका रामग्राम स्तूप जो है वहां जाना, अशोका का रामग्राम स्तूप जाना, और ये सारी जो है ना, ये सारी स्टोरीज डिपिक्ट की गई हैं सांची में अलग अलग स्कल्पचर्स में विद फाइन डिटेल। तो ये सब जो है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है सांची के स्कल्पचर्स में। तो मतलब कोई भी इवेंट है ना, जैसे आप ये देखें कि अलग अलग जो इवेंट है बुद्धा की लाइफ के, और उसके अलावा अशोका अगर रामग्राम स्तूप गए, तो वो सब जो है वो कहानी के रूप में डिपिक्ट किए गए हैं। कहां पर? सांची के स्कल्पचर्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट एक गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर पे चलते हैं। गांधार, मैंने आपको बताया कि यहां से मिली मूर्तियां सिर्फ मूर्तियां नहीं है, यहां पर से तो बड़ी संख्या में मूर्तियां मिली, और ये अपने आप में एक स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट कहलाता है, गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट। और इसमें हम कह सकते हैं कि इसके कुछ
असेंशियल फीचर्स हैं जो यहाँ पे मिली हुई मूर्तियों के, वो हम देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। गांधार स्कल्पचर्स में सबसे पहली चीज है सेंस ऑफ कामनेस, चेहरे पर शांति के भाव दिखाई देते हैं। ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी हाथों में, सर पे पहनी हुई ना के बराबर है, बहुत कम है। हेयर वेवी है, वेवी बाल जो है वो घुंघराले और वेवी दिखाई पड़ते हैं। उसके पीछे का रीजन है, वेवी हेयर क्यों है, क्योंकि यहां पर ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस दिखाई देता है गांधार के हमारी स्कल्पचर में। जैसा कि हमें पता है कि अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले रीजन्स पर उसने कुछ समय के लिए कब्जा किया था। जाते हुए भी वो अपने कुछ जनरल्स को वहां बिठा गया था। उसके बाद इंडो ग्रीक्स वहां पर रहे। तो इसी वजह से होता क्या कि गांधार में जो मूर्तिकला विकसित हुई उसमें ग्रीको रोमन इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे ग्रीक्स और रोमन्स अपने हेयर्स को जो जहां पे उनके जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से वो कर्ली हेयर्स डिपिक्ट करते हैं, वैसे ही गांधार में मूर्तियों के कर्ली हेयर्स डिपिक्ट किए गए हैं, ठीक है, कर्ली या वेवी हेयर्स। उसके अलावा जो है आंखें जो है वो आधी बंद और आधी ओपन और प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स दिखती हैं, हाफ आईज क्लोज्ड और हाफ आईज ओपन, और लार्ज फोरहेड दिखाई पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं गांधार स्कल्पचर की। तो चौड़ा माथा, आंखें आधी खुली आधी बंद और प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स मतलब आंखें बाहर झांकती हुई, ये सब फीचर्स उसमें दिखते हैं। वेवी या कर्ली हेयर्स, ऑर्नामेंट्स का यूज बहुत कम, और सेंस ऑफ कामनेस, शांति का भाव, जैसे योगी मुद्रा में हो बुद्धा, तो ऐसा दिखाई पड़ता है। ज्यादातर क्रॉस लेग पोस्चर में बैठे हुए हैं या कुछ अलग अलग मूर्तियों में खड़े हुए या फिर आराम से बैठे हुए जो है वो भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये ट्रेडिशनल क्रॉस लेग पोस्चर बहुत कॉमन है वहां पर, ठीक है। हाँ, एक और चीज है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो बुद्धा को ना ग्रीक गॉड अपोलो के जैसा काफी हद तक दिखाया गया है। तो ऐसा लगता है कि बुद्धा इज सिमिलर टू ग्रीक गॉड अपोलो। फिजिकल फीचर्स में बहुत सारी चीजें, जैसे एलोंगेटेड ईयरलोब्स, जो कान है वो नीचे तक खिंचे हुए स्ट्रेच्ड। उसके अलावा मस्कुलर रिप्रेजेंटेशन जो है बॉडी की वो ग्रीक फीचर्स हैं। नेल्स और हेयर उसमें भी ग्रीक फीचर्स दिखाई देते हैं। तो ये सब जो है डिटेल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो ग्रीको रोमन स्टाइल को दिखाते हैं गांधार स्कल्पचर में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट में। मथुरा, आप ये देखें कि अगर हम बात करते हैं ना गांधार स्कूल की, तो गांधार स्कूल का पीरियड पोस्ट मौर्यन पीरियड है। मौर्यंस के डिक्लाइन के बाद वाले पीरियड में इंडो ग्रीक्स की प्रेजेंस की वजह से हमें ये जो है गांधार स्कूल के जो है मूर्तियां देखने को मिलती हैं। जब हम मथुरा स्कूल की बात करते हैं तो इसका एक बहुत लंबा फेज है, जिस पूरे पीरियड में हमें ये मूर्तियां मिलती हैं। 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 12th सेंचुरी एडी है इसमें भी, ठीक है। और इसमें आप ये देखिए कि कुशना और गुप्ता जो रूलर्स थे उनकी वजह से ये मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट जो है वो डेवलप हुआ है। अगर हम गांधार स्कूल की बात करते हैं तो उसमें हमें कुशना और इंडो ग्रीक पीरियड के जो है वो स्कल्पचर बने हुए, मेनली कुशना पीरियड के हैं। वैसे ही मथुरा की बात करते हैं तो यहां पर कुशना और गुप्ता पीरियड है जिसकी मूर्तियां हमें देखने को मिलती है। मेनली ये मूर्तियां 1st से लेकर 6th सेंचुरी एडी के बीच की हैं मथुरा में जो हमें मिली है, ठीक है। और इसी पीरियड की मूर्तियां हमें मिली हैं कहां से, वो हमें मिली हैं गांधार से। तो गांधार भी 1st से 6th सेंचुरी एडी की मैक्सिमम जो है वो स्कल्पचर्स हैं, और वहां पर कुशनाज की वजह से मेनली गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप हुआ, और यहां पर उनकी पेट्रनेज की वजह से, और मथुरा में कुशनाज और गुप्ताज की पेट्रनेज की वजह से। मेनली कुशनाज, लेटर ऑन गुप्ताज आल्सो एडेड टू इट। उसके अलावा स्टाइल की बात करते हैं तो यहां पर बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट दिखाई पड़ती है मथुरा में। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम गांधार स्कूल की बात करते हैं तो दे यूज्ड ग्रे और ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन एज बिल्डिंग मटेरियल फॉर दी स्कल्पचर्स। तो बुद्धा को कैसे डिपिक्ट किया उन्होंने गांधार में उन्हें ग्रीको रोमन फीचर्स के साथ पोर्ट्रे किया। मस्कुलिन बॉडी, आंखें आधी खुली आधी बंद, योगी मुद्रा में दिखते हैं जैसे, और माथे पर जो है वो चमक दिखाई पड़ती है और बड़ा ब्रॉड माथा है, मतलब जो लार्ज फोरहेड है कहां पर, गांधार में। उसके अलावा वहां पर
बुद्धा जो है वो बेसिकली आप क्रॉस लेग पोस्चर में काफी बार देखेंगे गांधार में। और गांधार की जो मूर्तियां हैं उनमें जो मैंने मटेरियल बताया ग्रे या ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन है। लेकिन यहां आप देखो मथुरा में डिफरेंट है, यहां पे स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है ग्रे या ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन की बजाय। ठीक है, और यहां पर कुछ और चीजें हम देखें तो स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन है। उसके अलावा मथुरा में आउटसाइड इन्फ्लुएंस, जैसे ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस था गांधार में, ऐसा आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो है वो ना के बराबर है, निग्लिजिबल सा है, निग्लिजिबल सा इन्फ्लुएंस है आउटसाइड इन्फ्लुएंस। ऑल्दो गांधार हैड प्योरली ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस, बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर नेग्लिजिबल सा इन्फ्लुएंस है मथुरा में। और यहां पर एक चीज और है, अगर हम गांधार में देखते हैं तो बुद्धा को डिपिक्ट किया गया है मूर्तियों में, ऑल स्कल्पचर्स वर मेड ऑफ बुद्धा, बट यहां पर जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म तीनों को मथुरा में डिपिक्ट किया गया है, तो ये ज्यादा ब्रॉड है उस मामले में। उसके अलावा कुशना रूलर्स ने मेनली इस मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को डेवलप किया था। और आप ये भी कह सकते हो कि मथुरा स्कल्पचर्स जो हैं वो नॉर्थ इंडिया के ट्रेडिशन को दर्शाती हैं। उसके अलावा इसमें की फीचर्स देखें, जैसे हमने की फीचर्स उसमें देखे गांधार में बोल्ड कार्विंग्स दिखती है, लार्ज इमेजेस दिखती हैं और कॉन्फिडेंट पोज में दिखते हैं। अगर बुद्धा देखो, एक चीज है जो मैं आपको ये बता दूं कि मथुरा में जो सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं वो किसकी हैं, वो बुद्धा की हैं। उसके अलावा हिंदुइज्म और जैनिज्म के स्कल्पचर भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर्स आर फ्रॉम बुद्धिज्म एंड दे डिपिक्ट बुद्धा इन डिफरेंट फॉर्म्स। और बुद्धा को दिखाया जाता है ज्यादातर, ये देखो जैसे जैसे ये मूर्ति है ये बुद्धा को दिखा रही है। इसमें आप देख पा रहे हो कि बुद्धा के शरीर पर जो उन्होंने अंग वस्त्र पहना हुआ वो भी क्लियरली यहां पर विजिबल है। ठीक है, तो यहां पर बुद्धा का अंग वस्त्र भी क्लियरली विजिबल दिखाई पड़ता है। ठीक है, और बुद्धा के सर पर एक जो है वो एक नॉट दिखाई पड़ती है जिसे ऊषा निशा कहते हैं, वो भी वहां पे क्लियरली विजिबल है। ठीक है जी, ठीक है। तो बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस दिखता है। बुद्धा जो है वो ऐसे जैसे आप ये देखें कि एक जो लेफ्ट हैंड है उन्होंने अपनी थाई पे रखा है, आप देखेंगे अगर इस स्कल्पचर को देखेंगे तो एक ये वाला हाथ उन्होंने अपने थाई पे रखा है और ये अभय मुद्रा में रेज्ड है, अभय मुद्रा में रेज्ड है। उसके अलावा सर पे जो उन्होंने एक छोटा सा बालों का एक एक गुच्छा बनाया है, इसे उषा निशा नॉट कहते हैं। एक कपड़ा इन्होंने पहना हुआ है, इसे संगठी कहते हैं, संगठी कहते हैं। ठीक है, तो ये संगठी इज द क्लॉथ विच ही इज वेयरिंग, और साथ ही में जो ऊपर जो हेयर नॉट है दैट इज कॉल्ड उषा निशा नॉट। ठीक है, उसके अलावा इसका जो मटेरियल है वो यूज्ड वो है स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। उसके अलावा बोधिसत्व उनके दो तरफ दिखाई पड़ते हैं, बोधिसत्व। ठीक है, बोधिसत्व, बोधिसत्व क्या होते हैं कि ये वो जो है डिपिक्शन है, जैसे बुद्धा क्या है, बुद्धा इज द वन हु इज ऑन द पाथ टू अचीव एनलाइटनमेंट। ठीक है, तो सॉरी, बोधिसत्व इज द वन हु इज ऑन द पाथ टू अचीव एनलाइटनमेंट, तो जो बोधत्व हासिल करने के मार्ग पे है वो बोधिसत्व है। ठीक है, तो बोधिसत्व कौन है, जो बुद्धत्व हासिल करने के मार्ग पे है। और बुद्धा इज द वन हु हैज अटेन्ड निर्वाणा और एनलाइटनमेंट, जो हासिल कर चुका है वो बुद्ध बन गए। तो ये बुद्ध हैं जो सामने मध्य में बैठे, और उनके आसपास जो है बोधिसत्व है जो बुद्धत्व हासिल करने के मार्ग पे है, और इनको भी ह्यूमन फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता है यहां पर मथुरा में। ठीक है, तो मेनली लार्ज इमेजेस देखने को मिलती है मथुरा में, और बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस दिखता है। साथ ही में स्कल्पचर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग 3 डायमेंशनल क्वालिटी है उनकी। उसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशंस, हाँ एक और चीज है, अनलाइक गांधार, गांधार में बड़े काम कंपोज्ड मुद्रा में बुद्धा को दिखाया गया है, और बड़े ग्रीक फीचर्स हैं, मतलब फेशियल कट्स हैं बड़े, जैसे आप ये कह लीजिए कि मस्कुलिन बॉडी और मस्कुलिन फेस दिखाया गया है। लेकिन मथुरा में बिल्कुल इंडियन फीचर्स दिखते हैं बुद्धा के, राउंड फेस और स्माइल है उनके चेहरे पे। ठीक है, तो ये वहां पे देखने को मिलता है, और हैवीनेस जो है वो कम दिखती है इनमें, और नेचुरलिस्टिक फॉर्म ज्यादा दिखती है, अनलाइक द गांधारा इमेजेस जो ग्रीक फीचर्स को डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है इसमें। ठीक है,
गारमेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि गारमेंट लेफ्ट शोल्डर पे विजिबल है ज्यादातर स्कल्पचर्स में, और उसके अलावा सर पे एक हेयर नॉट है जिसे उषा निशा कहते हैं। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मथुरा स्कल्पचर्स की देखें तो यहां पर हमें बुद्धा के अलावा यक्ष और यक्षिणी की इमेजेस भी मिली हैं। यक्ष एंड यक्षिणियां सेलेस्टियल बीइंग्स, ठीक है। उसके अलावा शेवाइट और वैष्णवाइट डाइटीज की इमेजेस भी हमें मिली हैं, यानी कि जो हिंदुइज्म की प्रेजेंस को भी दिखाता है। डेकोरेटिव एलिमेंट है और मथुरा के स्कल्पचर्स में, जैसे सर के पीछे आप देख पा रहे होंगे यहां पर एक हेलो है सर के पीछे, मतलब पीछे एक सर्कुलर ऐसे डिस्क जो है वो बनाया गया है उनके सर के पीछे, ये हेलो है। जैसे आपने अगर देखा होगा श्री राम या श्री कृष्ण को डिपिक्ट किया जाता है जब माइथोलॉजिकल टीवी सीरियल्स में, तो उनके सर के पीछे एक हेलो क्रिएट किया जाता है, तो ऐसा हेलो जो है वो इस इमेज में दिखाई पड़ता है। तो मथुरा के स्कल्पचर्स में ये बड़ी कॉमन चीज है। स्कल्पचर्स में सेंसुअलिटी दिखती है, एक्सप्रेशन ज्यादा दिखते हैं, और राउंडनेस और फ्लैशीनेस, बॉडी स्किन जो है वो थोड़ा फ्लैशीनेस और राउंडनेस जो है वो दिखाई पड़ता है। स्किनी है लोग, बिल्कुल बहुत थिन, या फिर जो है वो जैसे गांधारा के स्कल्पचर्स में है ना, कि गांधारा के स्कल्पचर्स में जो है वो बड़ी मस्कुलिन बॉडी है और बिल्कुल ग्रीक फीचर्स हैं, बॉडी फीचर्स, बट यहां पर इंडियन फीचर्स, इंक्रीज राउंडनेस और फ्लैशीनेस दिखाई देती है स्कल्पचर्स के अंदर। ठीक है, जैसे मतलब इंडियन फीचर्स मेनली जो दिखते हैं। ठीक है, और नेचुरल पोस्चर्स, ट्रांसपेरेंट रोब्स और शोइंग बॉडी फॉर्म, नेचुरल बॉडी फॉर्म, तो ये यहां पर जो है डिपिक्शन है, अनलाइक द गांधार स्कूल। अब अगर हम देखें, थोड़ा सा डिफरेंस देख लें, तो मथुरा में यक्ष यक्षिणी इमेजेस हमें दिखती हैं, और इसमें इंडिजीनियस एलिमेंट दिखाई देता है, पूरा इंडिजीनियस एलिमेंट दिखता है, ऑल्दो अ पिंच ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस जरूर है, बट मेनली इट इज इंडिजीनियस इन नेचर। ठीक है, गांधार स्टाइल हेलेनिस्टिक फीचर्स दिखते हैं, ग्रीको रोमन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन वाले, तो वो सब जो है ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। अब आ जाते हैं आखिरी स्कूल, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट पे। अमरावती स्कूल फ्लोरिस्ट इन आंध्र प्रदेश रीजन, आंध्र प्रदेश रीजन में ये भरा फूला और उभरा अमरावती जो है वो अब जो है आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी, तो वहां पर ये तीसरी जो स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो स्कल्पचर आर्ट वो बना। इसको सतवानाओं के द्वारा जो है वो पैटर्नाइज किया गया, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया सेकंड सेंचुरी बीसी से लेकर थर्ड सेंचुरी एडी, जिस समय पे सतवानाज रहे सेकंड सेंचुरी बीसी, द पीरियड फ्रॉम द फॉल ऑफ मॉरियंस टू द राइज ऑफ गुप्ताज, उसके बीच का जो फेज है अमरावती में इस तरीके की मूर्तियां उसी फेज में बनी। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट अगर हम इसमें देखें तो एक नदी है, रिवर गुंडाल या गुंडलकम्मा आंध्र प्रदेश में, उसके पास से मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट इमेजरी इज फाउंड, मतलब ज्यादातर स्कल्पचर जो है वो हमें इस गुंडलकम्मा नदी के पास से ही मिले हैं। ठीक है जी, उसके अलावा ओरिजिन अमरावती रीजन है आंध्र प्रदेश का, उसके अलावा सतवाना जो है वंश के द्वारा इसको पैटर्नाइज किया गया था। ये जो मूर्ति कला है ये सतवानाओं के द्वारा डेवलप की गई, और बाद में इसको इक्ष्वाकु वंश ने भी बढ़ावा दिया। प्रोमिनेंट सेंटर्स इसके अमरावती के अलावा नागार्जुनकोंडा, गोली, घंटासला, वेंगी, भट्टीपोलू एटसेट्रा, ये सब इसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। ठीक है, अब फीचर्स देखेंगे अमरावती स्कल्पचर्स के हम। सबसे पहले मटेरियल देखते हैं, गांधार ग्रे या ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन, ठीक है ना, और गांधार के बाद मथुरा स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, अमरावती व्हाइट मार्बल, तीनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। गांधार डोमिनेंस ऑफ डोमिनेंस क्या कहें, या ऑलमोस्ट ऑल द स्कल्पचर्स आर ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा ही वहां पे दिखता है और बुद्धिज्म ही डिपिक्ट किया जाता है, और उसे कुशनाज ने जो है वो पैटर्नाइज किया था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को, स्कल्पचर आर्ट को। उसके अलावा मथुरा में भी कुशनाज और बाद में लेटर ऑन गुप्ताज, बट मथुरा में यूज किया गया स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, और फिर आते हैं हम अमरावती पे। अमरावती में व्हाइट मार्बल का यूज है, बिल्कुल डिफरेंट मटेरियल है, व्हाइट मार्बल का यूज उन्होंने किया है, सैंडस्टोन उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया है। ठीक है, और यहां पर एक चीज फर्क है, जहां हम देखते हैं ग्रीको रोमन फीचर्स गांधार में, इंडियन फीचर्स बॉडी टाइप को शो करने में हमें दिखते हैं किसके अंदर, मथुरा में।
अमरावती में कहीं इंडिविजुअल पोर्ट्रेचर किया ही नहीं गया मूर्तियों में, एक किसी ना बुद्धा का ना किसी और का, तो इंडिविजुअल पोर्ट्रेचर नहीं है। ऑल दो एक ही इमेजरी के अंदर, एक ही स्कल्पचर के अंदर जो दीवारों पे पोर्ट्रेल किया गया है, उसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। जैसा सांची के भी स्कल्पचर्स में था, मल्टीपल कैरेक्टर्स है, बरूद के भी स्कल्पचर्स में, लेकिन अमरावती में तो सारे ही ऐसे हैं जहां नैरेटिव आर्ट है, पूरी स्टोरीज जो है वो डिपिक्ट करने की कोशिश है। बुद्धा की लाइफ की स्टोरीज, जातक कथाएं, उनके प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज ही डिपिक्ट की गई हैं नैरेटिव थीम्स में। यानी कि एक की बजाय मल्टीपल कैरेक्टर्स आपको एक ही जो है वो वॉल के ऊपर दिखेंगे, और एनिमेटेड फिगर्स हैं, मतलब एक जो भी इमेजेस हैं उसमें बॉडीज बेंट है या फिर एनिमेटेड पोज में ऐसा दिखाई पड़ता है। यहां पर बुद्धा के प्रीवियस बर्थ स्टोरीज की तरह ही डिपिक्शन जो है वो ह्यूमन और एनिमल फॉर्म दोनों में है। आप देखेंगे कि अमरावती के स्कल्पचर्स में बुद्धा को इंसानी रूप में और ह्यूमन फॉर्म में दोनों में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने कवर किए। अब आगे चलते हैं। देखो जो इमेजरी की गई है, जो दिखाया गया है, वहां पे रिलीजियस थीम्स तो हैं ही, जातक कथाएं याथा कथाएं हैं ही बुद्धिज्म से जुड़ी हुई, लेकिन सेक्युलर इमेजरी भी है यहां पर अमरावती में। ठीक है, सोफिस्टिकेशन और एलिगेंस, बड़ा ग्रेसफुल एस्थेटिक शो किया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी है एक और चीज व्हाइट मार्बल से बने हुए इन स्कल्पचर्स में। उसके अलावा लीनियर ग्रेस भी दिखाई गई है, डेलिकेट फॉर्म्स दिखाई गई हैं, और सीन्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक जो जॉय और वाइब्रेंसी ऑफ लाइफ को दिखाता है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, तो आपके लिए अब एक चीज है कि ये तीनों जो मेजर स्कूल ऑफ आर्ट्स हैं या स्कल्पचर आर्ट हैं, इसमें आप कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो समझ लें। मैं आपको एक बार सम अप करके लास्ट में बता ही देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं गांधार स्कूल की। गांधार स्कूल मेक यूज ऑफ ग्रे और ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन। उसके बाद आते हैं हम फिर मथुरा दे मेक यूज ऑफ स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, एंड अमरावती दे मेड यूज ऑफ व्हाइट मार्बल। रीजन गांधार का है नॉर्थ वेस्ट इंडिया मेनली। अब जो पार्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चला गया गांधार रीजन, वो वहां से मिली हुई मूर्तियां हैं। वहां पर ग्रीको रोमन फॉर्म में ज्यादातर बुद्धा को डिपिक्ट किया गया है। बुद्धा को बिल्कुल ग्रीक गॉड अपोलो की तरह दर्शाया गया है। आंखें हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन, ज्यादातर उसमें किस पोस्चर में दिखते हैं, एक तो बैठे हुए दिखते हैं क्रॉस लेग पोस्चर में। उसके अलावा हाँ, एक और चीज है गांधार की मूर्तियों में ग्रीक्स की तरह बियर्ड या फिर जो है मुस्टैश भी दिखाई गई है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, बियर्ड या मुस्टैश भी दिखाई गई है। देख पा रहे हो ना आप यहां पे, तो बियर्ड और मुस्टैश बहुत सारी इमेजेस में दिखाई गई है। और रोब्स भी ऐसे ही हैं जैसे ग्रीक जो है रोब्स हैं, बिल्कुल वैसे ही कपड़ा भी उन्होंने पहना हुआ है। बाल करली दिखाए जाते हैं, शांत मुद्रा कामनेस दिखाई जाती है, बड़ा माथा लार्ज फोरहेड दिखाया जाता है। ठीक है, और तो ये सारी चीजें हैं किसके अंदर, ये गांधार स्कल्पचर्स के अंदर। मथुरा के स्कल्पचर्स पे आते हैं तो मथुरा के स्कल्पचर्स में इंडियनाइज्ड फीचर्स दिखते हैं बुद्धा के। बुद्धा स्माइलिंग फॉर्म में है, काम मुद्रा में नहीं है। उसके अलावा जो है अभय मुद्रा में, जैसे सबको ये कह रहे हो, रीअश्योरेंस दे रहे हो कि भाई एवरीथिंग इज राइट, ऑल इज वेल, ऐसा कह रहे हो। साथ ही में उनके साथ जो है वज्रपानी और पद्मपानी भी डिपिक्ट किए गए हैं, यानी कि बोधिसत्व दो ऐसे जो हैं वो फॉर्म्स, जो आप ये कह सकते हैं बोधिसत्वास आर दोज who are on the path to achieve salvation और who are on the path to become बुद्धा। तो वो बोधिसत्व दोनों उनके राइट और लेफ्ट में डिपिक्ट किए गए हैं। यहां पे बुद्धा स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन से दिखाए गए हैं। बॉडी फ्लैशी दिखती है उनकी, राउंडेड कर्व्स दिखते हैं। उसके अलावा उन्होंने एक जो रोब पहना है अपनी बॉडी पर, वो क्लियरली विजिबल है। ठीक है, उसके अलावा जिसे संगठी कहते हैं, ठीक है, मैंने बताया था ना, संगठी है वो फैब्रिक जो उन्होंने पहना हुआ है, कपड़ा जो पहना हुआ है। उसके अलावा सर पे एक जो है वो रेज्ड जो है हेयर नॉट है, जिसको कहते हैं उषा निशा। ये सब खास फीचर्स हैं इसमें। और एक सिंहासन पे बैठे हुए हैं जिस पर लायंस बने हुए, ज्यादातर ऐसे डिपिक्ट किया जाता है बुद्धा को। और हेलो जो है वो दिखता है उनका, उनके सर के आसपास जो पीछे एक चक्र दिखाई देता है, दैट इज हेलो, वो मथुरा में हमें क्लियरली विजिबल है।
ठीक है। और उसके अलावा भगवान विष्णु और शिव को भी दिखाया गया है मथुरा के स्कल्पचर्स में, तो दिखाता है कि हिंदू मूर्तियां भी हैं और जैन धर्म की मूर्तियां भी हैं, तो ये सब मथुरा की मूर्तियों में। अनलाइक गांधार एंड अमरावती, मथुरा की मूर्तियों में तीनों लीजन के एलिमेंट्स जो हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं। अमरावती में फिर से बुद्धिज्म दिखाई पड़ता है। आंध्र प्रदेश रीजन में सतवानाओं के द्वारा बनाई गई ये स्कल्पचर्स हैं, लेकिन इसके अंदर यहां पे हम क्या देखते हैं कि एक फर्क है कि यहां पर एक तो बुद्धा को एलिफेंट को टेम करते हुए दिखाया जा रहा है, ऐसी कुछ स्टोरीज डिपिक्ट करने की कोशिश है। बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की जातक कथाएं दिखाई गई हैं। बुद्धा को इंसानी रूप और जानवर के रूप में, प्रीवियस बर्थ में जब वो जानवर के रूप में होंगे वो भी दिखाया गया है, और सेकुलर इमेजेस भी दिखाई गई हैं, रिलीजियस थीम्स भी दिखाई गई हैं, ग्रेसफुल एस्थेटिक है। उसके अलावा डांस और म्यूजिक भी जो है वो यहाँ पर पोर्ट्रेचर में खासतौर पे, क्योंकि जितनी भी मूर्तियां हैं ना अमरावती की, ये सब के अंदर क्या है, सब के अंदर दिखता है हमें कि वहां पर एक स्टोरी डिपिक्ट करने की कोशिश है, एक सिंगल पोर्ट्रेचर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो स्कल्पचर पे था। हमने इसमें जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ बुद्धिस्ट स्कल्पचर जो है वो पूरा कवर कर लिया है। आगे हम गुप्ता स्कल्पचर से आगे मॉडर्न स्कल्पचर तक जो है आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के जरिए आप अपने मेंस के लिए वैल्यूएबल नोट्स जो है वो बना पाएंगे। साथ ही हम एक फाइल भी आपको शेयर करेंगे जिसमें आप जो है इस पूरे लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। पिछले 3 लेक्चर्स के साथ भी हमने नोट्स जो है वो अटैच कर दिए हैं। कैसे मिलेंगे नोट्स, आपको नीचे जो है एक लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस लेक्चर के नोट्स भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में हमारे 2 प्रोग्राम्स में उनकी जानकारी दे देता हूं। एक हमारा सर्वाधार प्रोग्राम चल रहा है यूपीएससी के लिए, हमारे सिविल स्टैप आईएएस यूट्यूब चैनल पर, आप उसे भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही ये जो हमारा इनिशिएटिव है प्रतिबद्ध सीरीज जहां पर हम जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आप जितने भी जो लेक्चर्स हैं उन्हें रेगुलरली अटेंड करें, तो मेरा ये मानना है कि आप अपने स्कोर्स को जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के जो भी बच्चे देने जा रहे हैं उनको जरूर इंप्रूव कर पाएंगे। और साथ ही हम जो आपको नोट्स देंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कराएंगे उसके जरिए हम आपके लिए वैल्यू एडिशन जरूर करेंगे इसमें। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।